नमस्ते विद्यार्थियों, भरपूर महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक कंपनी अधिनियम, उसमें हमारा एक टॉपिक अधूरा था, उसमें हम पढ़ रहे थे पार्षद सीमा नियम। तो पार्षद सीमा नियम में हमने अभी तक तीन चीज़ों को सम्मिलित किया था। पार्षद सीमा नियम में कितने खंड होते हैं? टोटल 6 खंड होते हैं। हमने अभी तक केवल 3 खंडों के बारे में पढ़ा था और आज हम बाकी के 3 खंडों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए हम तीनों खंडों के बारे में देखते हैं कि आज के हमारे 3 खंड कौन कौन से, अर्थात पार्षद सीमा नियम में जिन खंडों को सम्मिलित किया जाता है उनके 3 खंडों का वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज हम 3 खंडों के बारे में और पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आपको पुराना वीडियो जो है पार्षद सीमा नियम का वो देखना होगा, तब जाके आपका बेस तैयार होगा, उसके बाद में आप पूरा समझ पाओगे। तो चलिए विद्यार्थियों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम अपनी क्लास चालू करते हैं। तो पार्षद सीमा नियम का जो इस बार खंड ले रहे हैं तो हमारा चौथा खंड है दायित्व खंड, अर्थात कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनके कुछ ना कुछ दायित्व होते हैं। तो उन दायित्व के बारे में हम कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम होगा उसके दायित्व खंड के अंदर विभिन्न सदस्यों के दायित्व के बारे में लिखेंगे। कौन से दायित्व देखते हैं। अगर आपकी कंपनी अंशों द्वारा सीमित कंपनी है, अगर कंपनी अंशों द्वारा सीमित कंपनी है तो अपने अंशों की बकाया राशि तक का उनका दायित्व बनता है, अर्थात कंपनी के समापन पर जो भी अंशों की बकाया राशि होती है वो उन्हें देनी होती है। तो ऐसा हमें पार्षद सीमा नियम के दायित्व खंड में लिखना होगा कि कौन कौन से सदस्यों का दायित्व होगा सीमित होगा, कौन कौन से सदस्यों का असीमित होगा, या कौन से सदस्य गारंटी द्वारा सीमित होंगे। दूसरा विद्यार्थी दायित्व खंड का हमारे पास गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का मतलब ये होता है कि यह जो सदस्य जो होते हैं वो निश्चित राशि की गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी में कभी किसी प्रकार की समस्या आती है तो मैं इतनी राशि तक कंपनी की सहायता कर दूंगा, अर्थात मैं वचन देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इतनी राशि तक कंपनी की सहायता कर दूंगा। तो ऐसा वचन जो इसकी गारंटी दी है तो ऐसे सदस्य जो होते हैं वो कहलाते हैं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तो ऐसी कंपनी को गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं। और इस प्रकार का कोई दायित्व में कोई गारंटी देता है तो इसे पार्षद सीमा नियम के दायित्व खंड में लिखा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं विद्यार्थियों। पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी क्या है विद्यार्थी, ध्यान से देखना। यहाँ पर भी गारंटी द्वारा सीमित है और यहाँ पर गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है, लेकिन यहाँ पर कंपनी की पूंजी नहीं थी, कंपनी की कोई पूंजी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कंपनी की पूंजी है। अर्थात पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का मतलब यह है ऐसा कोई सदस्य है जिसने कंपनी के शेयर ले रखे हैं और प्लस मुझे गारंटी देता है कि मैं इस कंपनी को 2 लाख रुपए तक की गारंटी देता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, 2 लाख रुपए की गारंटी दे रहा है, उसने शेयर भी ले रखे। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, उसके शेयर की अधिक राशि अर्थात शेयर की जो बकाया राशि है, अंशों की बकाया राशि, वो तो उसे चुकानी पड़ेगी। उसके अलावा उसने 2 लाख रुपए की गारंटी दी है, वो राशि भी उसे देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की जो कंपनी होती है जहाँ पर अंश पूंजी भी हो तो प्लस सदस्य उसकी जो है गारंटी भी दे रहे हैं, तो गारंटी और अंश पूंजी अगर दोनों ऐसे कोई कंपनी होती है तो उसे कहते हैं पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तो इनके दायित्व को भी हम पार्षद सीमा नियम के दायित्व खंड में लिखेंगे। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। असीमित कंपनी अर्थात ऐसी कंपनी जिनके दायित्व की कोई सीमा नहीं होती, जिनके दायित्व की कोई भी सीमा नहीं होती है। अर्थात अगर कंपनी के ऊपर कर्जा हो जाता है, कंपनी डूबने वाली होती है, तो जो भी कंपनी से पैसे मांगने वाले होते हैं उन्हें सब जो सदस्य होंगे वो मिलकर अपने घर से या अपने घर में जो भी रखा हो उससे उनकी पूर्ति करेंगे।
इस प्रकार की जो जिनके दायित्व अर्थात जिनका दायित्व क्या होगा, असीमित होगा, जिनके दायित्व की कोई सीमा नहीं होगी, जैसे कंपनी की असीमित दायित्व वाली कंपनी, उसका भी वर्णन हम पार्षद सीमा नियम के दायित्व खंड में करेंगे। तो मुख्य रूप से 4 बातें होती है तो दायित्व खंड में सम्मिलित की जाती है। इसमें सम्मिलित करेंगे पार्षद सीमा नियम के दायित्व खंड में मुख्यतः 4 बातें सम्मिलित की जाती है। चलिए विद्यार्थियों, अगले खंड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला खंड होता है पूंजी खंड। तो पहले इसके बारे में समझिए पूंजी खंड वास्तव में होता क्या है। सामान्य लैंग्वेज में समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति जो होते हैं या कोई भी प्रमोटर जो होते हैं, जिन्हें प्रवर्तक कहते हैं, तो वो अगर किसी कंपनी का निर्माण कराने जाते हैं, तो निर्माण करवाना चाहते हैं तो निर्माण करने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो रजिस्टर के जो प्रपत्र होते हैं, रजिस्ट्रेशन के जो प्रपत्र होंगे, उन प्रपत्रों में कितनी राशि लिखी हुई है, वो जो राशि होगी वो कहलाती है कंपनी की पूंजी। अगर उनमें राशि लिखी हुई है, कंपनी की कोई पूंजी होती है, तो ऐसी पूंजी का विवरण जो हम कंपनी पार्षद सीमा नियम जो है इसके पूंजी खंड के अंतर्गत हम उस राशि का वर्णन करते हैं, उस राशि को लिखते हैं। अर्थात कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कंपनी में लिखा होता है, प्रपत्र में लिखा होता है कि हमारी कंपनी जो 1 करोड़ से उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, 2 करोड़ से करा रहे हैं, 50 लाख से करवा रहे हैं, तो जितनी राशि आपने प्रपत्रों में लिखी है उस राशि को हम क्या कहेंगे, तो कंपनी की पूंजी कहेंगे। वही पूंजी जो है, इसे पूंजी का ब्यौरा हम कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी खंड में लिखते हैं। अब बात आती है पूंजी जो होती है, पूंजी को कैसे बांटते हैं विद्यार्थियों। तो पूंजी होती है कंपनी की, उनको अधिकतर में देखा गया है कि छोटे छोटे अंशों के रूप में उस पूंजी का विभाजन होता है। जैसे 10 रुपये का एक अंश छोटी कंपनी हो, 20 रुपये का एक अंश, इससे और थोड़ी बड़ी कंपनी है तो 50 रुपये का एक अंश, इससे थोड़ी बड़ी कंपनी है 100 रुपये का एक अंश। अर्थात कंपनियां अपनी सुविधा के अनुसार उस राशि का विभाजन कर लेती है और वो राशि जो होती है वो कंपनी के ऊंचे प्रपत्र में लिखेंगे। ताकि सारे डॉक्यूमेंट देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप कंपनी का सीमा नियम जो है, पार्षद सीमा नियम, उसे उठाइए, उसमें सीधा पूंजी खंड में जाइए। पूंजी खंड में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कंपनी कितने रुपए से, कितनी पूंजी से उसका रजिस्ट्रेशन किया गया था और कंपनी में कितने सदस्य, कितने रुपए का एक शेयर है। सदस्य तो यहाँ आगे आने वाला है। कंपनी में यहाँ पर है कितनी पूंजी अर्थात कितने अंश जो है उसका डिवाइडेशन किया गया है ऊपर वाली राशि में। इस सारा ब्यौरा जो है आपको पार्षद सीमा नियम के पूंजी खंड में देखने को मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, हमारा तीसरा जो इसका जो छठा खंड आता है, छठा खंड इसलिए बोल रहा हूँ विद्यार्थियों, 3 खंड का विवरण हमने पहले ले लिया है और हम 3 खंड ले रहे हैं, फिर चौथा खंड, 5वां खंड और छठा खंड। तो छठा खंड ये कहता है, वो कहलाता है अभिदाता खंड। अभिदाता वो होते हैं जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, उस समय उस व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो उसके अंदर कंपनी के प्रपत्र जो होते हैं उनको सिग्नेचर करने पड़ते हैं, वो कंपनी के अभिदाता कहलाते हैं। आगे जाके वो कंपनी के अंशधारी बन जाते हैं, वो कंपनी के अंश भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से अभिदाता होंगे। कैसे होंगे? अगर आप एक व्यक्ति कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो तो कम से कम एक अभिदाता का होना जरूरी है। तो अगर आप निजी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो तो कम से कम 2 व्यक्तियों का होना, 2 अभिदाताओं का होना आवश्यक है। ये कम से कम की बात है। और अगर आप सार्वजनिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा जा रहे हो, सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 लोगों की, 7 अभिदाताओं की आवश्यकता होती है। तो आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरे प्रपत्र को देखने की आवश्यकता नहीं है। अभिदाता अर्थात सदस्यों के बारे में आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो आप पार्षद सीमा नियम उठाइए। कंपनी का किसी भी कंपनी का पार्षद सीमा नियम उठा सकते हैं। उसमें आप अभिदाता खंड में जाइए, उसमें देख लीजिए कि कुल सदस्य कितने हैं, अभिदाता कौन कौन है और उन जो सदस्य जो है कंपनी के, ठीक है, कंपनी के
के अंदर जो सदस्य बने हुए हैं उनका नाम क्या है, ठीक है, उनका नाम क्या है, उनका उपनाम क्या है, अर्थात किसी अन्य नाम से बुलाते हैं क्या, उसके उपनाम को भी इसमें लिखना आवश्यक है अभिदाता खंड में। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का कागजों में अलग नाम होता है और जानते किसी अन्य नाम से है, और आप जाकर उसे कागज वाले नाम से पूछते हो तो मना कर देंगे, सामने व्यक्ति कहते क्या इस व्यक्ति को हम जानते नहीं है। तो इसके सोल्यूशन के लिए आपको वहाँ पर उपनाम भी लिखना होगा। उस व्यक्ति की जाति क्या है, वो जाति लिखनी होगी, उसका पता लिखना होगा, और अगर वो व्यक्ति अन्य कोई व्यवसाय कर रहा है तो उस व्यवसाय को इसमें लिखना होगा। इसका अगला जस्ट है राष्ट्रीयता, अर्थात जो सदस्य होगा उसकी राष्ट्रीयता कहाँ की है, वो आपको राष्ट्रीयता भी इसमें लिखनी होगी। ठीक है विद्यार्थियों, इसका दूसरा पॉइंट हो गया है। हम पहला पॉइंट पढ़ते एक बार, पहला पॉइंट हमने नहीं पढ़ा है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि नाम वापस नहीं ले सकता, अर्थात अगर अभिदाताओं ने एक बार कंपनी के रजिस्टर जो हम प्रपत्र भेजेंगे रजिस्ट्रार को ताकि हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सके, वापस अगर आपने अपना नाम पता एड्रेस अगर लिख दिया है तो आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन करके अपने नाम को वापस नहीं ले सकते। और रजिस्टर के बाद तो पूरी प्रक्रिया होगी, फिर मीटिंग होगी, बैठकें वगैरह जो होती है, साधारण सभा वगैरह होती है, उनमें डिसाइड होगा आपको नाम देना नहीं देना, आपको प्रस्ताव करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, एप्लीकेशन देने वो प्रोसेस बाकी अलग हो जाएगी, लेकिन आप तत्काल वो नाम नहीं ले सकते। तीसरा आता है निगम की दशा में, अर्थात अगर कंपनी की सदस्य कोई निगम है या कोई अन्य कंपनी या निगम किसी कंपनी की सदस्य होती है तो ऐसी दशा में उस कंपनी जो है, उस कंपनी को जो सदस्य है, जो कंपनी सदस्य है, उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, केंद्र सरकार ने एक फॉर्म निकाल रखा है, प्रारूप बना रखा है, उस प्रारूप को भरकर उसका प्रमाणन करवाकर और फिर कंपनी के अभिदाता खंड में अर्थात उस कंपनी को प्रस्तुत करना होगा। फिर से सुन ले, अगर ए कंपनी है, ए नाम की कोई कंपनी है, अगर ये बी नाम की कंपनी को या निगम को अपना सदस्य बनाती है, ए कंपनी में बी को अपना सदस्य बना रही है, तो बी जो निगम है उसे केंद्र सरकार जो है उसने प्रारूप बना रखा है, उस प्रारूप को ये क्या करेगी, कंपनी भरेगी और उस प्रारूप के नियम की पालना करेगी। इस प्रारूप को यहाँ पर ए कंपनी पर जमा करवाएगी, इसके बाद में ये होगा रजिस्ट्रार जो उसको चेक करेगा और वो अगर सब कुछ सही मिलता है तो बी जो कंपनी है सदस्य बन जाएगी ए कंपनी। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं विद्यार्थियों, हस्ताक्षर का प्रमाणन, अर्थात अभिदाता खंड में पार्षद सीमा के जो सदस्य होंगे, जो अभिदाता होंगे, उनकी सारी डिटेल अभिदाता खंड में होंगी, तो उन अभिदाताओं को उन पत्रों पर हस्ताक्षर करना जरूरी है, अर्थात जो सिग्नेचर करेंगे, जब वो हस्ताक्षर करेंगे तो उन हस्ताक्षरों का प्रमाणन देना होगा कि ये हस्ताक्षर आप ही के हैं, किसी अन्य व्यक्ति ने आपकी जगह हस्ताक्षर नहीं कर दिया हो। तो ऐसा प्रमाणन देना पड़ता है, ऐसा साबित करना पड़ता है, ऐसा प्रमाणित करना पड़ता है। इस प्रकार का प्रमाणित जो करेंगे कौन से खंड में लिखेंगे, हम अभिदाता खंड में हम लिखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने मोटे मोटे रूप से पार्षद सीमा नियम के जो 3 खंड है, दायित्व खंड, पूंजी खंड एवं अभिदाता खंड, इन खंडों के बारे में आज हमने पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विद्यार्थियों, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, सेकंड ईयर में इतना ही बोर्ड से ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस आपको बताया जा रहा है कि आपको मोटे मोटे रूप में इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। तो आप इसे पूरा पढ़े, पूरा समझे, ये वैसे ही कम दिया हुआ है और आप इसको और ज़्यादा अगर कम पढ़ोगे तो मतलब क्या रहेगा इसका। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम इतना ही लेंगे, अगली क्लास में देखते हैं क्या बनेगा। धन्यवाद।